बाद नेजल कैविटी, यू नो वेरी वेल नेजल कैविटी। कभी कभार ऐसे भी होता है नेजल कैविटी से जैसे फेरेंक्स में एयर आती है जो नॉर्मल बात है, बट कभी कभार ऐसे भी होता है जैसे हम जैसे एक फिजिकल एक्सरसाइज, एक स्टर्नस एक्सरसाइज है, तो जैसे हम मुंह के जरिए भी जैसे बड़े बड़े सांस ले रहे होते हैं, जैसे सिंपल वर्ड्स में लेमेन्स लैंग्वेज में मुंह के जरिए सांस लेना, तो यानी ओरल कैविटी से भी जैसे जो एयर अगर है वो भी फेरेंक्स के अंदर आती है, वो भी फेरेंक्स के अंदर। क्या के बाद प्राइमरी ब्रांकाई, दो प्राइमरी ब्रांकाई जो लंग्स में इंटर होते हैं, यू नो वेरी वेल राइट लंग एंड लेफ्ट लंग में इंटर होते हैं जाके। और देन सेकेंडरी ब्रांकाई, सेकेंडरी ब्रांकाई के बाद टर्शियरी ब्रांकाई। अब सारी चीजें याद करने की है, क्रैमिंग की है, मेमोराइजेशन की है, जो यकीनन आप याद करेंगे। उसके बाद ब्रांक्यूल्स है, ब्रांक्यूल के बाद टर्मिनल ब्रांक्यूल, यानी और भी जिस तरह से ऐसा ऐसा डायमीटर इनकी थिकनेस वो छोटी होती जाती है। टर्मिनल ब्रांक्यूल, ब्रांक्यूल के बाद टर्मिनल ब्रांक्यूल, देन रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल, उसके बाद अल्वियुलर डक्ट, अल्वियुलर डक्ट के बाद अल्वियुलर सैक, और फाइनली अल्वियुलाई जहां पे एक्चुअल गैस एक्सचेंज का अमल होता है। ठीक है, ईच अल्वियुलर डक्ट opens into 5 to 6 alveolar sacs into which cluster of alveoli open। जैसे आगे एक नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आते हैं, हर एक अल्वियुलर डक्ट, अगर हम यहाँ पे सीरीज में देखें कि ये ट्रैकिया और विंड पाइप है, उसके बाद प्राइमरी ब्रांकस है, ये हर एक राइट और लेफ्ट लंग के अंदर प्राइमरी ब्रांकस। उसके बाद सेकेंडरी ब्रांकस जिसका मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में लोबर ब्रांकस कहते हैं। उसके बाद सेगमेंटल ब्रांकस, नेक्स्ट जिसे टर्शियरी ब्रांकस कहते हैं, जैसे प्राइमरी ब्रांकस, सेकेंडरी ब्रांकस, टर्शियरी ब्रांकस। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 दैट इज द ब्रांक्यूल। तो ब्रांक्यूल, जैसे ब्रांक्यूल के बाद आगे जो है रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल है, ये जो है और भी छोटी थिन डायमीटर जैसे इन ट्यूब्स का बन जाता है, तो उसको हम कहेंगे रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल के बाद फाइनली जैसे अल्वियुलर डक्ट है, हर एक अल्वियुलर डक्ट आगे एयर सैक्स में, और जिसमें 5 to 6 जो है एल्वियुलाई होते हैं। तो ये एक नॉर्मल जो पाथवे सीरीज और सीक्वेंस है कि हाउ एयर जो है अल्वियुलाई तक कैसे पहुंचती है, और अल्वियुलाई इज द ओरिजिनल प्लेस वेयर एक्चुअल गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, जहां पे गैस एक्सचेंज का फिनोमेना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इससे प्रीवियसली ये भी एक पॉइंट्स पढ़ी थी कि जैसे ये भी टोकन टाइप के थोड़े से सवाल है, जैसे प्राइमरी ब्रांकस के बाद जो है सेकेंडरी ब्रांकस, राइट लंग के अंदर 3 सेकेंडरी ब्रांकस होते हैं, और लेफ्ट लंग के अंदर जैसे लेफ्ट लंग के अंदर 2 सेकेंडरी ब्रांकाई होते हैं, सेकेंडरी ब्रांकाई होते हैं। उसके बाद जैसे टर्शियरी ब्रांकाई होते हैं, टर्शियरी ब्रांकाई के बाद देन ब्रांक्यूल होते हैं, और ब्रांक्यूल के बाद जैसे ब्रांक्यूल, तो ब्रांक्यूल के बाद देन रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल है, उसके बाद अल्वियुलर डक्ट है, अल्वियुलर डक्ट के बाद अल्वियुलर सैक, और फाइनली जैसे अल्वियुलाई होते हैं जहां पे एक्चुअल गैस एक्सचेंज होती है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखनी है कि सेकेंडरी ब्रांकाई जैसे राइट लंग के अंदर कितने होते हैं और लेफ्ट लंग के कितने होते हैं। ठीक है, इस तरह के जो थोड़े से टोकन टाइप के सवाल है, इनको भी आप ज़हन में रखेंगे। उसके बाद जैसे हमारे बुक के अंदर इतनी ज्यादा डिस्क्रिप्शन उस टॉपिक की नहीं है, बट जैसे कल भी कुछ स्टूडेंट्स जैसे पूछ रहे थे कि व्हाट इज लंग सर्फेक्टेंट या पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। पल्मोनरी सर्फेक्टेंट किससे कहते हैं, तो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट पे हम आते हैं कि पल्मोनरी सर्फेक्टेंट का क्या रोल होता है। जो ये टिपिकल फाइनली जैसे ये अल्वियुलस के जैसे स्ट्रक्चर है, उसके हर एक अल्वियुलस के अंदर जैसे आप देखिए उसमें सैक के अंदर जैसे देखिए ऐसे 4 या 5 या इस तरह से जो है अल्वियुलाई होते हैं। तो जिस तरह से फाइनल पॉइंट यही होती है जहां पे एक्चुअल गैस एक्सचेंज होती है। तो आप यकीनन यहाँ पे नोट करेंगे 2 किस्म के सेल्स हैं, जैसे एक टाइप 1 नीमोसाइट्स है, एक सेल्स अल्वियुलाई की लाइनिंग के साथ एक टाइप 1 नीमोसाइट्स होते हैं, और दूसरे होते हैं टाइप 2 नीमोसाइट्स होते हैं, टाइप 2 नीमोसाइट्स, टाइप 1 नीमोसाइट्स एंड टाइप 2 नीमोसाइट्स। टाइप 1 जो होते हैं ये फेगोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, फेगोसाइट्स,
और यकीनन जैसे आपको पता है कि इनका रोल एक डिफेंस सिस्टम के हवाले से होता है, इम्यूनिटी के हवाले से होता है। बट ये जो टाइप 2 है ये एक केमिकल प्रोड्यूस करेंगे, एक लिक्विड प्रोड्यूस करेंगे जो फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। इस लिक्विड को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्फेक्टेंट और लंग सर्फेक्टेंट कहते हैं, पल्मोनरी सर्फेक्टेंट और लंग सर्फेक्टेंट कहेंगे। पल्मोनरी बाय द वे लफ्ज की मीनिंग ही जैसे होती है लंग होती है, जहां पे भी पल्मोनरी लफ्ज इस्तेमाल हो मेडिकल बायोलॉजिकल साइंस में, वेयर देयर इज पल्मो यू मीन लंग, पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। यानी इस पल्मोनरी सर्फेक्टेंट का काम ये होता है, इट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने का काम जो है इन पल्मोनरी सर्फेक्टेंट का होता है। खास तौर पे जैसे जब वेंटिलेशन का अमल होता है, वेंटिलेशन की मीनिंग क्या होती है, जब जिस तरह से एयर जो एटमॉस्फेयर से अल्टीमेटली जैसे अल्वियोला तक आए और अल्वियोला से देन जो वापस एटमॉस्फेयर में जाए, तो इस अमल को हम कहेंगे वेंटिलेशन कहेंगे या ब्रीदिंग कहेंगे। तो जिस तरह से खास तौर पे जब एक्सपायरेशन का अमल हो या जिस तरह से यहाँ से एयर जब बाहर जाए, तो ऐसे ना हो कि ये जो है अल्वियोलाई जो रप्चर हो जाए, ऐसे ना हो कि अल्वियोलाई रप्चर हो जाए, उनको रप्चर या डैमेज हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। या डैमेज या डिस्ट्रॉय कैसे हो सकते हैं, जब ये एक दूसरे के साथ मिल जाए या नैरो हो जाए, नैरो हो जाएंगे तो यकीनन क्या होगा कि देन जो है गैस एक्सचेंज का फिनोमेना यहाँ पे नहीं हो सकता है। इनको इसी सूरत में रखना है, जैसे ये सैग या बैग लाइक स्ट्रक्चर है ना, ऐसी रहनी है, ताकि ये जो आपस में जो इनकी जो है वाल्स है या ये जो मेम्ब्रेन से मिल ना जाए और देन जो है डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो इससे बचाने के लिए जो सरफेस टेंशन जो इसको रिड्यूस करने के लिए एक केमिकल होते हैं, लिक्विड बनी होती है, उसका नेम होता है लंग सर्फेक्टेंट और पल्मोनरी सर्फेक्टेंट, जिनकी केमिकल नेचर क्या होती है, केमिकल नेचर है लिपोप्रोटीन, जो फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन के बने होते हैं ये केमिकल। तो जैसे अगर आपने फर्स्ट ईयर के हवाले से अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो चैप्टर 2 के अंदर, जैसे एसटीबी के अंदर है, जो भी जैसे फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल होते हैं ना, जैसे उसमें एक फास्फेट ग्रुप होता है और यहाँ पे एक ग्लाइसरोल होता है और यहाँ पे 2 फैटी एसिड्स होते हैं, 2 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं, 2 फैटी एसिड ग्लाइसरोल फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल जैसे आपको पता है कि हाइड्रोफिलिक होता है या हाइड्रोफोबिक होता है। अगर आप थोड़ा सा टाइप करें कि फास्फेट ग्रुप हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, किशन साहब, हाइड्रोफिलिक इन नेचर और हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाइड्रोफिलिक इन नेचर एग्जैक्टली। फास्फोलिपिड फास्फेट ग्रुप है हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग इन नेचर है। और जो फैटी एसिड है ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, यानी वाटर हेटिंग और वाटर रिपेलिंग है। तो किस तरह से, जैसे ये अल्वियोलाई होते हैं, तो इसमें ये होता है कि फिनोमेना, जैसे हम एक आगे इलस्ट्रेशन में भी देखेंगे, तो ये अल्वियोलाई है, इसमें जैसे अगर वाटर मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल्स, जैसे एक्सपायरेशन का जब अमल हो तो वाटर मॉलिक्यूल्स में एक जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आपस में जैसे मिल जाएंगे तो यकीनन क्या होगा कि ये जो है वाल से एक दूसरे के करीब आएंगे और अल्वियोलाई डैमेज हो जाएगा। अब इसको रोकने के लिए क्या है, इसके रोकने के लिए जैसे ये एक लिक्विड है, लिक्विड जिसका नेम है लंग सर्फेक्टेंट, उसके अंदर जो केमिकल ये जो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लाइक ये जो नेचर जो है केमिकल नेचर इनकी होती है फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। तो यकीनन ये जो फास्फेट ग्रुप होगा ये वाटर के साथ यहाँ पे लिंक होगा और बाकी जिस तरह से अंदर जितने भी होंगे ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होंगे। तो इस यकीनन इस अल्वियोलस और एयर सैक को, अल्वियोलस और एयर सैक को आपस में मिलने ये नहीं देंगे, डिस्ट्रॉय होने नहीं देंगे। तो ये मैकेनिज्म होती है कि सरफेस टेंशन रिड्यूस करती है, ये एक फ्लूइड और लिक्विड है जिससे कहते हैं पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। इलस्ट्रेशन पे भी आते हैं, ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट कल शायद कोई मैंने देखा था कि पूछ रहे थे, तो 10 उसने जैसे टाइप किए थे कि अल्वियोलाई रप्चर क्यों नहीं होते, अल्वियोलाई रप्चर क्यों नहीं होते, अल्वियोलाई इस वजह से रप्चर नहीं होते, ठीक है। पता नहीं टेक्स्ट बुक में तो इतना बड़ा उसका जो सवाल नहीं है, बट सिर्फ एक ही पॉइंट है कि जिस तरह से टाइप 2 सेल्स होते हैं, जो टाइप 2 सेल्स होते हैं वो एक लिक्विड सीक्रेट करते हैं, जैसे टाइप 2 हेमोसाइट्स जो होते हैं दे सीक्रेट सर्फेक्टेंट,
मिक्सचर ऑफ लिपिड, जो फास्फोलिपिड होते हैं इन प्रोटीन के बने होते हैं, विच हेल्प्स टू प्रिवेंट द एल्वियस फ्रॉम कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है कि जैसे इनकी वाल्स आपस में मिल जाएंगी कंप्लीटली एंड स्टिकिंग शट, यानी आपस में उनको जुड़ने नहीं देंगे। एज एयर मूव्स आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, तो जब भी एक्सपायरेशन का अमल होगा तो यानी ये आपस में स्टिक ना हो जाए, तो इसे कहते हैं अल्वियोलाई, जो है अल्वियोलाई क्या कहेंगे हम, कोलैप्स कह सकते हैं उसको। तो देखिए ये इसके अंदर एक फ्लूइड विद सरफेक्टेंट जो मौजूद है, it reduces the surface tension and prevents the sides of alveolus from sticking to each other। ये alveolus की दोनों साइड्स अगर एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएं तो हम कहेंगे कि alveolus जो है अब जो ये काम की अब नहीं रही, बिकॉज इसके अंदर अब एयर नहीं आती है, तो उसे कहते हैं कोलैप्स होना। अगर ये दोनों स्टिक हो जाए तो ये कोलैप्स हो जाएगी। कोलैप्स से कौन बचाता है? कोलैप्स से बचाता है वो एक लंग सर्फेक्टेंट, पल्मोनरी सर्फेक्टेंट, जिन्हें हम कहते हैं, जैसे ये पल्मोनरी सर्फेक्टेंट जो कौन प्रोड्यूस करता है, टाइप 2 करते हैं। तो थोड़ी सी और भी डिस्क्रिप्शन है। पल्मोनरी सर्फेक्टेंट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन इन द alveoli as alveoli expand with gas intake, the surfactant becomes more spread out of across the moist alveolar lining। तो सर्फेक्टेंट के अंदर है क्या, जैसे फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन है, एक साइड जैसे हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक जाके वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट होगी, और अंदर जो टेल जो एंड है फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल का, जिसके अंदर फैटी एसिड्स है, और फैटी एसिड यू नो वेरी वेल कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, तो इनको दोनों जैसे ये वाल्स हैं या लेयर्स हैं अल्वियोलस के दोनों साइड्स हैं, इनको आपस में स्टिक होने नहीं देंगे यकीनन। दिस इंक्रीजेस सरफेस टेंशन एंड स्लोज द रेट ऑफ एक्सपेंशन इंश्योरिंग दैट alveoli inflate roughly at the same rate। जैसे ये सारा किस तरह से फिनोमेना होता है हम एक और इलस्ट्रेशन में देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऐसी, जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि विदाउट सर्फेक्टेंट है, अगर पल्मोनरी सर्फेक्टेंट नहीं है, तो जितने भी जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अट्रैक्टिंग फोर्स इनके दरमियान मौजूद है, क्रिएट हाई सरफेस टेंशन। जब हाई सरफेस टेंशन ये क्रिएट करेंगे तो अंदर सारे अल्वियोलस के जो दोनों साइड्स हैं ये स्टिक हो जाएंगी, स्टिक हो जाएंगी, तो देन जो है अंदर जो है गैस एयर का आना और देन गैस एक्सचेंज होना ये पॉसिबल नहीं होता है। बट जब तो क्या होता है, जैसे देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल है, और ये जो मॉलिक्यूल है दिस इज कॉल्ड एज सर्फेक्टेंट, इसके अंदर फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये देखिए ये फास्फेट ग्रुप है, जाके वाटर के साथ बाइंड होगा, और उनका जो ये टेल एंड है जिसके अंदर जो है यकीनन जो है फैटी एसिड है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये स्पेस यकीनन बड़ा होता है, तो सरफेस टेंशन इनकी रिड्यूस हो जाती है, और इस वजह से जब भी एक्सपायरेशन होती है, यानी अल्वियोलस के अंदर जैसे एयर जब बाहर जाती है, तो ये दोनों वाल्स आपस में नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? वाई? बिकॉज ऑफ इस प्रॉपर्टी की वजह से, लंग सर्फेक्टेंट की प्रॉपर्टी की वजह से। जो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं पैदाइशी जिनमें ऐसे लंग सर्फेक्टेंट और पल्मोनरी सर्फेक्टेंट की, जिससे यकीनन उसमें किसी डिसऑर्डर की वजह से कमी होती है, तो देन उनके लंग्स जो है कोलैप्स हो जाते हैं, ब्रीदिंग उनके लिए मुश्किल हो जाती है। नियोनेटल या जो बच्चे जो पैदा होते हैं एकदम, उनके अंदर ऐसा डिसऑर्डर किन में होता है। ठीक है, तो ये हमारा इतना ज्यादा काम नहीं है। तो इट रिड्यूसेस द सर इस तरह से फिनोमेना को कहते हैं कि लंग सर्फेक्टेंट का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। केमिस्ट्री के अंदर शायद सरफेस टेंशन का टॉपिक होता है, आई थिंक है या नहीं मुजीर रहमान साहब? केमिस्ट्री के अंदर है सरफेस टेंशन, शायद वाटर की सरफेस टेंशन, यकीनन थोड़ी सी पढ़ी होगी आपने। वही सरफेस टेंशन या इस तरह से होती है कि जो सरफेस पे जो है वाटर मॉलिक्यूल जब बहुत ज्यादा यहाँ पे एक दूसरे के साथ लिंक हो, तो ये उसमें एक टेंशन जनरेट एज कंपेयर्ड टू जैसे सरफेस टेंशन मॉलिक्यूल एट द सरफेस फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं, तो उससे टेंशन को हम जैसे कहेंगे सरफेस टेंशन।
बट जैसे सरफेक्टेंट, लंग सरफेक्टेंट मौजूद है, तो आप जैसे देखें ये फास्फेट ग्रुप वाटर के साथ जैसे बाइंड हुआ है, और जिस तरह से अंदर जो फैटी एसिड है तो ये रिपल्शन करेंगे वाटर के साथ, तो यकीनन अंदर ये स्पेस ऐसा मेंटेन होता है। ये अल्वियलस है, ये अल्वियलस है, और इसे हम कहेंगे कि अल्वियलस के अंदर जैसे जैसे काफी हमने डिस्क्रिप्शन ये डिस्कस किया है, तो यकीनन जैसे आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज पल्मोनरी सरफेक्टेंट और लंग सरफेक्टेंट, और इसका रोल क्या है, किस तरह से सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं। ये केमिकल नेचर ही होती है कि किस तरह का केमिकल है, उसके बाद ही इसका जैसे फिनोमेना आपको समझ में आएगा। और कोलैप्स किसे कहते हैं, जब पल्मोनरी जो अल्वियोला है किस तरह से कोलैप्स होते हैं, इसका मतलब है मिल गई, इनको आपस में वाल्स को मिलने से कौन रोक रहा है, ये लंग सरफेक्टेंट है। क्या है आखिरकार इसमें कैसी खास बात है, बिकॉज इसकी केमिकल कंपोजिशन है हाइड्रोफिलिक एंड वाटर के साथ, और हाइड्रोफोबिक एंड है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इनसाइड होते हैं, तो कोई स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट आप हेडिंग में आते हैं, आई थिंक आप काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो अल्वियोलर डक्ट एंड अल्वियोलाई हो गए, उसके बाद जैसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स हमारे बुक के अंदर है, कि लंग्स की किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स, एनटीबी बुक के अंदर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स पेज नंबर 8 पे, एनटीबी बुक के अंदर आप आएंगे पेज नंबर 8 पे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स। तो प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये तो यू नो वेरी वेल कैसे आप सबको पता है कि लंग्स के जरिए जिस तरह से रेस्पिरेशन का ये अमल होता है। ईच लंग इज कोनिकल इन शेप with its base resting on the diaphragm and its apex to a point just above the clavicle। जिससे आप फर्स्ट ईयर की खास तौर पे स्टूडेंट्स होंगे तो उनको क्लेविकल की नॉलेज शायद नहीं होगी, जो हाफ इंट्री के स्टूडेंट हैं उनको ये नॉलेज नहीं होती कि व्हाट इज क्लेविकल। बाकी जिस तरह से इंटर क्लास के हैं या जो फुल इंट्री के उनको यकीन नॉलेज है। क्लेविकल क्या है, टाइप करें जस्ट, बोन है, क्लेविकल बोन है। ये जो सिंगल बोन जो है यहाँ पे एक सिंगल बोन जो सिलेंड्रिकल जो एक बिल्कुल बोन है, जो आके जिस तरह से आर्म की पेक्टोरल गिर्डल के साथ जिस तरह से लिंक होते हैं स्कैपुला, और देन उसके साथ ये आर्म अटैच होती है, दिस सिंगल बोन इज कॉल्ड क्लेविकल। इस बोन को हम कहते हैं क्लेविकल बोन। जैसे एक राइट साइड पे क्लेविकल बोन है और दूसरी लेफ्ट साइड की क्लेविकल बोन है, तो इससे ये क्लेविकल बोन की बात हो रही है। Apex extends up to a point just above the clavicle। तो जिस तरह से कोनिकल शेप, किस तरह से कोनिकल हमेशा कोन लाइक जैसे स्ट्रक्चर होता है उससे कहते हैं कोनिकल इन नेचर। तो जैसे यहाँ पे वेरी क्लियर है कि ये डायफ्रेम है, ये डायफ्रेम है, एक इसका जो वाइडर पार्ट होता है, वाइडर पार्ट जो होता है वो डायफ्रेम के साथ होता है, और जो टिप होती है जैसे अपेक्स और टिप है, तो अपेक्स और टिप जो है वो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन पे भी आते हैं। द सेंट्रल कंपार्टमेंट ऑफ थोरेसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी के अंदर, चेस्ट कैविटी के अंदर भी सेंट्रल कंपार्टमेंट दैट इज कॉल्ड मीडियस्टम। यानी जैसे राइट और लेफ्ट लंग तो है, राइट और लेफ्ट, एक राइट साइड लंग है दूसरा लेफ्ट साइड लंग है, बट इनको सेपरेट कौन कर रहा है, सेपरेट अंदर जैसे यकीनन एक कंपार्टमेंट बीच में मौजूद है। हार्ट भी दोनों लंग्स के दरमियान की स्पेस में आती है, तो राइट लंग और लेफ्ट लंग दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है। किस तरह से, हार्ट भी है और एक चैम्बर भी है। सिंपल लफ्जों में हम जैसे बात करें कि मीडिया स्टीम जो जैसे बायोलॉजिकल टर्म है, मेडिकल टर्म है, बट सिंपली हम उसे कहेंगे यहाँ पे एक कंपार्टमेंट है, गैप है, स्पेस है, कैविटी थोड़ी सी बनी हुई है जिसका नेम है मीडिया स्टीम, और इसकी वजह से राइट और लेफ्ट लंग एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जैसे हम हार्ट के बारे में पढ़ते जब कि राइट साइड ऑफ द हार्ट और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एक दूसरे से कैसे सेपरेट है, जैसे हम सेपरेशन के हवाले से नोट करते हैं, वहां पे एक पार्टीशन है जिसे कहते हैं सेप्टम कहते हैं। बट यहाँ पे क्या मौजूद है, राइट एंड लेफ्ट लंग के अंदर जैसे बीच में हार्ट का भी जैसे पार्ट आ जाता है, एज वेल एज इस तरह से लोकेशन है, प्लस में एक चैम्बर है दैट इज कॉल्ड मीडिया स्टीम। इसकी वजह से राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द लेफ्ट लंग्स जो एक दूसरे से अलग है।
विच इज द एरिया बिटवीन द लंग्स। मीडियास्टियम क्या है? जो एरिया बिटवीन द लंग्स, राइट लंग और लेफ्ट लंग के दरमियान, राइट लंग और लेफ्ट लंग के दरमियान जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं मीडियास्टियम कहते हैं। मीडियास्टियम विच इज द एरिया बिटवीन द लंग्स। द लंग्स हैज टू लोब्स, जैसे एक लेफ्ट लोब होती है, एक होती है राइट लोब होती है। जैसे ये लेफ्ट लंग जनरली जिसे कहते हैं और एक राइट लंग। तो इसकी जैसे पहचान क्या होती है राइट और लेफ्ट की, उसमें जैसे जो राइट साइड का जो लोब है या लंग है उसके अंदर तीन जो इसकी फर्दर जो डिवीजन होती है, एक सुपीरियर लोब होती है, मिडिल लोब होती है और इंफीरियर लोब होती है। राइट लंग के अंदर सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर, और लेफ्ट लंग जो होगा उसके अंदर एक दो होंगी लोब्स आगे, एक जैसे सुपीरियर होगी और दूसरी इंफीरियर होगी। द लंग्स हैज टू लोब्स, हर एक लंग के अंदर जैसे दो लोब्स हैं, सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब। किसमें? जैसे ये लेफ्ट लोब के अंदर, लेफ्ट लंग के अंदर होगी सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब, बट जो राइट लंग है उसके अंदर सुपीरियर भी है, इंफीरियर भी है, और बीच में जैसे एक और लोब अंदर भी ऐसी लाइंस जैसे थोड़ी सी मौजूद है। तस्वीर थोड़ी सी जैसे आप कहें कि ब्लैक एंड व्हाइट है, उस वजह से इतनी ज्यादा क्लियर नजर नहीं आती है, बट यहाँ पे भी ऐसी लाइनिंग आपको नजर आती है। जैसे ये जो लोब जो मिडिल लोब कहलाती है, बाकी ये सुपीरियर लोब और ये इंफीरियर लोब, और इसके अंदर जैसे सुपीरियर लोब है और इंफीरियर लोब है, दो लोब है। तो ये थोड़ी से लाइक टोकन टाइप के सवाल है जिनको आप नोट करेंगे, अब थोड़ा सा नेक्स्ट कर दें कि लेफ्ट लंग शेयर्स स्पेस विद द हार्ट, राइट लंग हैज थ्री लोब्स। राइट लंग के अंदर जैसे थ्री लोब्स हैं, जैसे अभी हमने नोट किया कौन कौन सी थ्री लोब्स हैं, जैसे एक सुपीरियर लोब है, एक मिडिल लोब है और एक इंफीरियर लोब है। तो जो ऐसी लाइंस होती है जिसमें दरमियान जैसे उसे हम या पार्टीशन जैसी ऐसी बनी होती है, उसे मेडिकल टर्म में उसे कहते हैं फिशर कहते हैं। थोड़ी सी डिप्रेशन या ऐसी पार्टीशन या डीप लाइन जो होती है उसे फिशर कहते हैं, जिसकी वजह से ये लोब्स होती है। और लेफ्ट लोब है तो लेफ्ट लंग है उसके अंदर सुपीरियर और इंफीरियर लोब है। द राइट लंग हैज थ्री लोब्स, हिलम इज अ ट्रायंगुलर शेप। जैसे हिलम लफ्ज से पढ़ा था, आप स्टूडेंट्स को याद है या नहीं याद है? इंटर क्लास के अंदर किडनी की जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहां पे एक हिलम टर्म भी पढ़ा था, हिलम और हिलस। याद है स्टूडेंट क्या है हिलम? टाइप करें इंटर क्लास के स्टूडेंट्स। हाँ जी, स्पेशल द पॉइंट वेयर ब्लड वेसल्स इंटर और लीव द किडनी। पॉइंट वो यकीनन डिप्रेशन है, बट पॉइंट वेयर ब्लड वेसल्स इंटर और लीव द किडनी उससे हम कहते हैं रीनल हिलस कहते हैं। तो वो हिलस एक जनरल टर्म है, टेक्निकल टर्म है, ब्रॉडर टर्म है, जनरली इस्तेमाल होता रहता है। तो हिलम इज अ ट्रायंगुलर शेप डिप्रेशन, एक्चुअली डिप्रेशन के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। आप बोथ लंग्स वेयर ब्लड वेसल्स एंड एयर वेज पास इनटू द लंग्स, वही बात हो गई। ये पॉइंट किडनी के हवाले से जैसे हमने बात की थी, किडनी इस तरह से वीन शेप है, तो ये जो डिप्रेशन होती है उसे जिसे हम कहते हैं हिलम कहते हैं। तो इसी हिलम के पॉइंट पे जैसे ब्लड वेसल सेंटर भी होती है और यहाँ से जो है बाहर भी आती है, तो यानी यही हिलम क्या है? हिलम इज एक्चुअली डिप्रेशन है। डिप्रेशन की मीनिंग है थोड़ा सा नैरो पार्ट है, और बोथ लंग्स दोनों साइड के, ऐसे नहीं कि जैसे सिर्फ एक साइड पे, दोनों साइड पे जैसे ब्लड वेसल्स भी इंटर होती है और लीव भी करती है, वहां से निकलती भी है, एंड एयर वेज पास इनटू द लंग्स। तो उस पॉइंट को हम कहेंगे हिलम कहेंगे, ठीक है। तो पल्मोनरी हिलम जैसे हम कह सकते हैं, टर्म तो नहीं है, बट जैसे रीनल हिलम कहते हैं, तो इस तरह से ये लंग्स का हिलम है। ये लंग्स का हिलम है जहाँ पे दोनों साइड से ब्लड वेसल सेंटर भी होंगे, लीव भी होंगे, प्लस में रेस्पिरेटरी जैसे एयरवेज जो है वो भी इंटर होते हैं। लंग्स आर स्पंजी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्वियोलाई, और जैसे डेफिनेशन भी आपके सामने ही मौजूद थी हिलम की, डिप्रेशन और फिशर वेयर स्ट्रक्चर सच एज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इंटर एन ऑर्गन इज कॉल्ड एज हिलम, उसे हम कहते हैं हिलम कहते हैं। हिलम जो है डिप्रेशन होती है। तो किस तरह से हम ये इलस्ट्रेशन देखते हैं कि हाउ हिलम, तो आप यकीनन जैसे देख रहे हैं कि येलो कलरेशन जो है ये लंग की है, और ये हार्ट की जो पोजीशन है तो स्पेस भी मौजूद है, डायस्टेम जिसे कहते हैं। तो इसके अंदर जैसे क्या होता है, ब्लड वेसल्स जैसे इंटर भी होती है, लीव भी होती है, तो ये दोनों लंग्स एक दूसरे से अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। किस वजह से? जैसे डायस्टेम इसे पॉइंट को कहते हैं,
और यहाँ पे एक और भी जैसे इलस्ट्रेशन है जिसमें आप देख सकते हैं कि जैसे एक हिलम वो पॉइंट है जिसमें ब्रांकस, प्राइमरी ब्रांकस, जैसे यहाँ से ट्रेकिया आ रही थी, ट्रेकिया आने के बाद जैसे प्राइमरी ब्रांकस हर एक लंग के अंदर इंटर होता है, तो लंग के अंदर जो इंटर होता है वो जो पॉइंट होती है, डिप्रेशन वाली पॉइंट होती है, उसे हिलम कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देखें ब्रांकस इंटर हुआ, राइट लंग, लेफ्ट लंग, प्लस में आप जैसे देखिए ब्लड वेसल्स भी यहाँ से इंटर भी होती है, जैसे ये ब्लड वेसल्स इंटर हो रही है, इसी पॉइंट से ब्लड वेसल्स इंटर हो रही है, और इस पॉइंट से ब्लड वेसल यहाँ से लंग से बाहर जा रही है, ये लंग्स से ब्लड वेसल्स बाहर जा रही है और ये ब्लड वेसल्स इंटर हो रही है, और प्लस में ब्रांकस जो इंटर हो रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे दिस पॉइंट इज कॉल्ड हिलम, इस पॉइंट को हम कहेंगे हिलम, दिस पॉइंट इज कॉल्ड हिलम। जैसे इसकी इलस्ट्रेशन भी मौजूद है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड हिलम, जिसमें ब्रांकस भी इस पॉइंट पे इंटर होता है, एज वेल एज जो ब्लड वेसल्स है इंटर भी होती है और यहाँ से ब्लड वेसल्स बाहर भी जाती है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए, सब स्टूडेंट्स के लिए, कि जैसे ये एरो है, ये एरो है, इस ब्लड वेसल का कोई जैसे नेम बताएंगे क्या है? इस ब्लड वेसल का कोई नेम बताएगा क्या है? पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी होगी जो इंटर हो रही और यहाँ से जो बाहर जा रही है, ये पल्मोनरी वेन है। पल्मो लफ्ज की मीनिंग की जैसे होती है पल्मो, वेयर देयर इज पल्मो यू मीन लंग, जहां भी बायोलॉजिकल साइंसेस में पल्मो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसकी मीनिंग है लंग। तो पल्मोनरी आर्टरी इंटर हो रही है, पल्मोनरी वेन यकीनन हार्ट इस लंग से बाहर जा रही है। तो अगेन एक छोटा सा सवाल है सबसे, सब स्टूडेंट से, कि इसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा या डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, टाइप करें। हाँ जी, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी वेन जो होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बिल्कुल स्टूडेंट्स के पास नॉलेज है, बिल्कुल नॉलेज है। तो इसी तरह से जो हमने हीलम पॉइंट सीखा, कौन सी पॉइंट सीखी है? हीलम। हीलम इज द पॉइंट जहाँ पे जैसे ब्रांकस भी, हर साइड का ब्रांकस भी इंटर होता है, प्लस में ब्लड वेसल से इंटर भी होती है, ब्लड वेसल यहाँ से निकलती है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं हीलम कहते हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड हीलम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं। काफी सारी जो आपने डिस्कशन की है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ लंग्स के हवाले से, और उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जैसे हम वेंटिलेशन कहते हैं, इस पे आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का। अच्छा, मोर ओवर जैसे जो प्रोटेक्शन है, थोड़ी ब्रीदिंग मैकेनिज्म में जाने से पहले थोड़ी सी एसटीबी बुक के अंदर भी पॉइंट है, एसटीबी बुक है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसके हवाले से भी एक दो क्वेश्चंस मौजूद है। इस तरह से जो लंग्स होते हैं ना, उनके बाहर जो कवरिंग है, लंग्स के बाहर कवरिंग और मेम्ब्रेन होती है जिसका नेम होता है प्लूरा। लंग्स के बाहर जो कवरिंग और मेम्ब्रेन है जिसका नेम होता है प्लूरा होता है, और ऐसी दो प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती है, दो प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती है, और दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो स्पेस होता है या गैप होता है उसे कहते हैं प्लूरल कैविटी कहते हैं, और प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड होती है जिसे हम कहेंगे प्लूरल फ्लूइड। तो इस तरह से लफ्ज प्लूरो, प्लूरा, प्लूरा, प्लूरा नोट करेंगे। जैसे हर एक मेम्ब्रेन को हम कहेंगे ईच मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज प्लूरल मेम्ब्रेन। कवर जो है मेम्ब्रेन और कवर, लंग्स के बाहर जो कवरिंग मौजूद है उसे हम कहेंगे प्लूरा कहेंगे, बट इनकी तादाद कितनी है? दो। जैसे तादाद दो है, एक है पेराइटल प्लूरा, जो बुक में नहीं है, नेम्स नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। आउटर वन होती है जो उसे हम कहते हैं पेराइटल प्लूरा, और जो इनर वन होती है उसे विसरल प्लूरा कहते हैं, विसरल प्लूरा। इन दोनों के दरमियान जो स्पेस होगा उसे हम कहेंगे प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी। कैविटी लफ्ज की मीनिंग की जैसे गैप और स्पेस है, और ये यकीनन एक फ्लूइड से भरा होगा, ये स्पेस फ्लूइड से भरा होगा, और इस फ्लूइड का नेम होता है प्लूरल, प्लूरल फ्लूइड। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड। इस फ्लूइड का नेम है प्लूरल फ्लूइड है, और यकीनन जैसे प्लूरल फ्लूइड एक लुब्रिकेंट के तौर पे काम करती है, लुब्रिकेंट के तौर पे ये काम करती है। तो ऐसे टर्म्स जो है हमारे एसटीपी बुक के अंदर मौजूद है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर आप देखेंगे
ठीक है, ये एसटीपी बुक के पॉइंट्स हैं, दो प्लूरल मेम्ब्रेन्स और उनके दरमियान जो स्पेस और गैप है दैट इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड सिंपली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं लंग्स की प्रोटेक्शन किस तरह से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे हमें थोड़ी मैकेनिज्म, ब्रीदिंग मैकेनिज्म समझने में मदद देगा। लंग्स की प्रोटेक्शन इस तरह से है जैसे आप चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी, जैसे हमारे बिल्कुल सेंटर पे एक सिंगल बोन है जहाँ पे 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, जैसे 12 पेयर्स ऑफ रिब्स और सेंटर की एक बोन है जिसे हम कहते हैं स्टर्नम। तो ये ओवरऑल रिब केज एंड स्टर्नम जैसे हमें बोलते हैं थोरेसिक कैविटी के अंदर, तो ये सिंगल बोन है, दिस सिंगल बोन इज कॉल्ड स्टर्नम। और इसी तरह से आप देखेंगे कि जैसे ये रिब्स भी है, सेमी सर्कुलर बोन्स है, रिब्स है जिनकी तादाद होती है 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है। स्टर्नम एंड रिब्स मिलके क्या बनाते हैं, रिब केज, जनरली हम कहते हैं रिब केज, उससे कहते हैं रिब केज कहते हैं। तो यकीनन जैसे देखें कि बैक साइड पे क्या है, बैक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम है, क्योंकि ये जो रिब्स वाली बोन्स है ये बैक साइड पे जाके, बैक साइड पे कर्व करके जाके हमारे वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स है उनके साथ जाके अटैच होती है। तो ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनती है। और ये केज किस मकसद के लिए होता है, सिर्फ दो ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। कौन से दो ऑर्गन्स, इस रिब केज एंड स्टर्नम के अंदर एक लंग्स होते हैं और दूसरी हार्ट होती है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर की तरफ से एक प्रोटेक्शन है। इससे बॉडीली स्ट्रक्चर तो है, बट ये जो इसका एक मेन मकसद पर्पस ये होता है कि इनके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स मौजूद है, हार्ट एंड लंग्स, उनकी प्रोटेक्शन के लिए रिब केज एंड स्टर्नम होता है। स्टर्नम तो जस्ट एक सिंगल बोन है और रिब्स की तादाद होती है 12 पेयर्स होती है, रिब्स जिनकी तादाद 12 पेयर्स है और स्टर्नम जैसे एक सिंगल और वन बोन है। तो जाहिर है अब रिब्स के दरमियान भी जैसे हमें पता है कि इसके दरमियान जैसे रेड कलरेशन आपको नजर आ रही है, ये सारी मसल्स है। मसल्स नथिंग बट जैसे हम गोश्त कहते हैं, सिंपली हम गोश्त कहते हैं। अगर किसी ने जैसे एनिमल का जैसे गोश्त देखा होगा, जब रिब्स को ऐसे कट किया जाता है तो उनके दरमियान भी एक तरह से गोश्त होता है जैसे, तो गोश्त या मसल्स उसमें है क्या, उन मसल्स के नेम क्या है, उन मसल्स का नेम होता है इंटरकोस्टल मसल्स। मसल्स का नेम क्या है, गोश्त के लिए कौन सा नेम यूज होगा, इंटरकोस्टल मसल्स। और इंटरकोस्टल मसल्स दो किस्म की होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और दूसरी होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। जैसे ओवरऑल जो है इंटरकोस्टल मसल्स ये टर्म है, बट एक होती है एक्सटर्नल होती है और दूसरी होती है इंटरनल होती है। जैसे एक एक्सटर्नल मसल्स है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और दूसरी इसके अंदर जो है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। यही इलस्ट्रेशन, लार्ज इलस्ट्रेशन जैसे आप देखें, एक जैसे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है और दूसरी जो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। जैसे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हुए और ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये रिब, एक रिब है और ये दूसरी रिब है, दोनों रिब्स के दरमियान मसल्स हैं। अगेन एक बड़ी तस्वीर, जैसे ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है और ये जो मसल्स है इन्हें हम कहते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इन मसल्स को हम कहते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। और ये रिब है और ये दूसरी रिब्स है, दो रिब्स के दरमियान जैसे मसल्स मौजूद है और उन मसल्स का नेम है इंटरकोस्टल मसल्स, जिसके आगे दो किस्म है, कौन सी, एक है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और दूसरी है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। और इसके लिए अभी मैं आपको एक छोटा सा सिंपल टर्म आपको नोट करवाता हूँ, आप यकीनन याद करेंगे। ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है ना, दीज आर द मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन, दीज आर द मसल्स ऑफ इनहेलेशन। इनहेलेशन के लिए जो है ये मसल्स वर्क करती है, यानी वर्क करती है, क्या उसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन होगी। मसल की वर्क करना उसका मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना। तो यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आर द मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, दीज आर द मसल्स ऑफ एक्सपायरेशन, ये एक्सपायरेशन के लिए मसल्स हैं। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो एक्सपायरेशन होगी। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे एक्सपायरेशन के दौरान, और इंटरनल जो इंटरनल है वो एक्सपायरेशन के लिए। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, जब इंस्पायरेशन का अमल होगा तो उसमें इन मसल्स का रोल होता है। इसी तरह से आप देखिए कि जहां पे भी जैसे थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी दोनों को सेपरेट करने के लिए एक और मसल की शीट है। थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने के लिए एक और मसल्स की शीट है। टाइप करेंगे स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट को आता है इसका जवाब, टाइप करेंगे उन मसल्स का नेम क्या है।
थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने के लिए मैमल्स के अंदर एक मसल की शीट है और उस शीट का नेम है डायाफ्राम। एग्जैक्टली, तो यानी डायाफ्राम इनका भी रोल होता है वेंटिलेशन के दौरान या ब्रीदिंग के दौरान, प्लस में ये जो इंटरकोस्टल मसल्स है इनका दोनों का रोल होता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन भी टेस्ट में आता रहता है कि हम जो ब्रीदिंग और वेंटिलेशन करते हैं तो किन मसल्स का किरदार है, उनमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का भी किरदार है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का भी किरदार है, एज वेल एज डायाफ्राम का भी किरदार है। डायाफ्राम जैसे यकीनन थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटी इलस्ट्रेशन बनाते हैं कि जैसे डायाफ्राम शीट ऑफ मसल है, शीट ऑफ मसल है, या तो ये ऐसे एक डोम शेप बनती है या बिल्कुल जैसे फ्लैट हो जाती है। फ्लैट या सीधी होना या डोम शेप बन जाना। फ्लैट या सीधी कब होती है? जब इंस्पायरेशन का अमल होता है। और जो डोम शेप बनती है तो यानी यकीनन जैसे टर्म याद कर लें। फिर हम आते हैं कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का अमल क्या होता है। उसके लिए हम एक टेबुलेटेड चार्ट के जरिए भी डिस्कस करेंगे। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है और आसानी से समझ सकते हैं, बट उसके लिए शर्त यह है कि आपको इन मसल्स के नेम याद होने चाहिए और सिंपली कि लाइक कौन सी मसल्स है इंस्पायरेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कौन सी मसल्स है वो एक्सपायरेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट होने का मकसद क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होने का मकसद ये होता है कि जैसे जब इंस्पायरेशन होती है तो ये रिब केज मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, रिब केज मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। अपवर्ड की मीनिंग होती है और आउट पे जैसे बड़ी हो जाए, अपवर्ड भी हो जाए। तो ओवरऑल क्या होगा? अंदर वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इनलार्ज होगा, बड़ा होगा, ज्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगी? एयर जो है देन एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ आती है। हमें इस तरह से अपने चॉइस से ब्रीथ करने की जरूरत ही नहीं होती है, इस तरह से खुद ब खुद हो जाती है। तो जब ये जाहिर है, जब ये अपवर्ड और आउटवर्ड क्यों होगी? बिकॉज कौन सी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से? टाइप करेंगे स्टूडेंट्स, टाइप करेंगे कौन सी मसल्स है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, बिकॉज हम इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं। इंस्पायरेशन के दौरान रिब केज मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। तो यकीनन जिस तरह से वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हुआ, वही तो इंस्पायरेशन का अमल होता है। और इसी तरह से ये आगे इलस्ट्रेशन में भी आते हैं, बरन अब हम आते हैं जैसे वेंटिलेशन के फिनोमेना पे आते हैं। जैसे हम यहाँ पे भी देखते हैं कि किस तरह से हमारे जो लंग्स और हार्ट जो प्रोटेक्टेड है, ये इंटरकोस्टल मसल्स है, रिब्स के दरमियान इंटरकोस्टल मसल्स है, ये रिब है और ये यकीनन जो है स्टर्नम है, स्टर्नम है। जेठानंद साहब कह रहे हैं कि डायग्राम सर आपने अच्छी लगाई है, हमें आज बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छी जेठानंद साहब कह रहे हैं, मुजीर रहमान साहब भी कह रहे हैं कि आज अच्छी ये जो है इलस्ट्रेशन है, हम समझ गए कि रिब की जेठानंद वाले भी समझ गए। थैंक यू मुजीर रहमान साहब। तो अब हम आते हैं मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, एक छोटी सी हेडिंग है, तो उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी मसल्स है। जैसे मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन में जैसे देखिए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये रिब के जो मूव करेंगे अपवर्ड एंड आउटवर्ड। डायफ्राम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी और इसकी वजह से डायफ्राम में जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उसकी रिजल्ट में क्या होगा? डायफ्राम जो फ्लैट हो जाएगा, डायफ्राम जो फ्लैट होगा। जब डायफ्राम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट की मीनिंग है सीधा, फ्लैट की मीनिंग है सीधा। तो डायफ्राम मसल्स के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के दरमियान इसकी में भी कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा? यकीनन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी बढ़ जाएगा। जैसे ये डायफ्राम अगर हम इलस्ट्रेशन बनाते हैं, ये डायफ्राम है, अगर यही डायफ्राम अगर ये स्ट्रेट हो जाए, सीधा हो जाए, फ्लैट हो जाए, तो एक तो यहाँ पे जैसे सीधा होने की वजह से वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ेगा और रिब की जो है मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, तो इसकी वजह से भी वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी ओवरऑल जो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी मसल्स को ये हमारे बुक में इतनी ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, सिर्फ इन दो मसल्स का किरदार है जो हम नोट करेंगे। इसी तरह से मसल्स ऑफ एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन की मसल्स है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ये रिब केज मूव्स डाउनवर्ड, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, दो लफ्ज है इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड और इनवर्ड जो आउटवर्ड हो गए थे वो वापस इनवर्ड हो गए, ये इनवर्ड हो गए और ये डाउनवर्ड हो गए, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। और इसी तरह से डायफ्राम जब रिलैक्स होगा
तो वापस डोम शेप बन जाता है। जब डायफ्रेम में रिलैक्सेशन होगी तो ये डोम शेप स्ट्रक्चर बन जाएगी। डोम कहते हैं गुंबज को, तो डोम शेप स्ट्रक्चर बन जाएगी। एक्सेसरी मसल्स हमारे बुक में इंक्लूड नहीं है। तो ये मसल्स के हवाले से कंपेरिजन है। तो आहिस्ता आहिस्ता यकीनन आप इनका जो डिस्टिंग्विशिंग फॉर्म पे आ जाएंगे तो आप यकीनन इसको आप समझ सकते हैं कि इंस्पिरेशन के दौरान एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी, इंस्पिरेशन के दौरान डायफ्रेम है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी, इसकी वजह से डायफ्रेम फ्लैट हो जाएगी। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स में मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो रिब केज मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। इसी तरह से ये जो मसल्स है एक्सपायरेशन की मसल्स है जिन्हें हम कहते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो रिब केज मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। इस वजह से वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी यहां से भी कम हो सकता है। नंबर 2, डायफ्रेम में जब कॉन्ट्रैक्शन होगी रिलैक्सेशन होगी तो उसके रिजल्ट में डायफ्रेम में रिलैक्सेशन होगी तो वापस ये डोम शेप बन जाएगा तो भी वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी कम होता है। तो ये 2 पॉइंट्स मसल्स के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी अदर फंक्शन है सारी, अगर हम इसका एक टेबुलेटेड चार्ट बना लें कि किस तरह से जो है इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन का अमल होता है, तो यहाँ पे टेबुलेटेड चार्ट आज नजर नहीं आ रहा है बट यहाँ पे हम बना लेते हैं टेबुलेटेड चार्ट को कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के अंदर क्या होता है। एक तो ये मसल्स कौन सी कि इंस्पिरेशन जैसे टेकिंग इन ऑफ एयर, जब एयर जो है हमारे एयर पैसेजवे के अंदर दाखिल होती है तो उस अमल को कहेंगे इंस्पिरेशन। और ये एक्सपिरेशन ऐसा अमल है जिसमें जो एयर है हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज से बाहर जाती है। इंस्पिरेशन का अमल जैसे ये एक्टिव प्रोसेस है और जैसे इससे हम कहेंगे एक्सपिरेशन का जो अमल है ये जो है पैसिव प्रोसेस है। इसमें इंस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, इंस्पिरेशन के दौरान जैसे रिब केज एंड स्टर्नम क्या होता है, मूव्स आउटवर्ड एंड अपवर्ड एंड आउटवर्ड। इसी तरह से रिब केज की पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे कि रिब केज एक्सपिरेशन के दौरान क्या होता है, रिब केज मूव्स अपवर्ड है तो डाउनवर्ड, आउटवर्ड तो इनवर्ड। तो ये इसका जो है अपोजिट होगा, बिल्कुल अपोजिट होगा। एक्सपिरेशन का प्रोसेस बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे रिब केज मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड तो रिजल्ट क्या होगी, रिजल्ट ये होगी वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होता है। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होता है। एक तो किस हवाले से, एक तो ये ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिब केज मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। दूसरा रीजन ये है कि डायफ्रेम की मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो हम यहाँ पे नोट करेंगे कि डायफ्रेम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये फ्लैट होगा। फ्लैट की मीनिंग है सीधा। तो इन दोनों एक्शंस की वजह से, इन दोनों मसल्स के एक्शन की वजह से ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होगा। इसी तरह से यहाँ पे हम नोट करेंगे कि कौन सी 2 मसल्स, जैसे एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और दूसरी डायफ्रेम की मसल्स रिलैक्स। डायफ्रेम जब रिलैक्स होगा तो डायफ्रेम जो है वो बन जाएगा डोम शेप बन जाएगा। तो आप दोनों में फर्क देखें, इंस्पिरेशन में डायफ्रेम फ्लैट होता है, एक्सपिरेशन में डायफ्रेम जो डोम शेप होता है। रिजल्ट क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, एयर जो है फोर्सेस आउट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वापस एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। तो इस अमल को हम कहेंगे इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन। एसटीवी तो मथे एसटीवी कवर ये 320 पे एक्सपायरेशन की जो हेडिंग है और 39 पे
इंस्पिरेशन की भी हेडिंग है, इंस्पिरेशन की हेडिंग है। तो इंस्पायर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इसमें जैसे बहुत ही अच्छा बताया गया है, बिल्कुल इसी टेबुलेटेड चार्ट के अकॉर्डिंगली है। अगर आप पॉइंट्स को देखें तो इंस्पिरेशन में देखें, प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ एयर इस एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस कौन सा होगा? यकीनन हम कहेंगे एक्टिव प्रोसेस है। इन विच वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होता है। क्यों होता है? व्हाई? बिकॉज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट ऐड करेंगे, कौन सी इंटरकोस्टल मसल्स, आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल। टाइप करें, टाइप करें। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी। अच्छा, उस वक्त अगर हम आपसे सवाल है कि नजर हो जाए, उस वक्त इंटरनल जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो किस पोजीशन में होती है? जब इंस्पिरेशन हो रही होती है उस वक्त इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स उनकी क्या पोजीशन होती है? आइदर कॉन्ट्रैक्शन होती है उसमें या रिलैक्सेशन होती है। उस वक्त वो रिलैक्स होती है, जैसे बारी बारी हो। जिस वक्त एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में जैसे कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उस वक्त इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होगी। जैसे अगर हम इंस्पिरेशन में नोट करें कि भाई इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है, उनका क्या होता है? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स उस वक्त रिलैक्स होती हैं और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे हम कंपेयर करें, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, इस एक्सपिरेशन के दौरान एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है ये रिलैक्स होती है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट और अल्टरनेट है, अपोजिट और अल्टरनेट है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स मूव द रिब as well as sternum outward and upward, while the contraction of diaphragm makes it flat. As a consequence, the thoracic cavity enlarges and negative pressure is developed inside the thoracic cavity and ultimately the lungs. So the air through the respiratory passage rushes into the lung up to the alveoli where gases set express. Next page पे जैसे expiration है, the expiration or the process of giving out of air is just reverse of the inspiration. Passive process है which takes place due to the increased pressure on in thoracic cavity as well as lungs caused by the relaxation of external intercostal muscles and contraction of internal intercostal muscles which move ribs as well as sternum inward and downward. Similarly, the diaphragm also relaxes, which makes it dome shaped, thus reducing the volume of thoracic cavity. As a consequence, the lungs are compressed, so the air along the water vapors is exhaled out through the respiratory means. इस तरह से ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की पॉइंट्स हैं। खास तौर पे ये मसल्स का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जिसको आप यकीनन नोट करेंगे और आज के दिन के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। कल हम जैसे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सी यू।